नमस्कार साथियों, स्वागत है आज की इस क्लास में। तो हमारा टॉपिक चल रहा था उत्पादन फलन। पिछली क्लासों में हमने पढ़ा था उत्पादन फलन क्या है, औसत उत्पादन क्या है, कुल उत्पादन क्या है, उत्पादन क्या है, सीमांत उत्पादन क्या है, उनकी मान्यताएं क्या थी, विशेषताएं क्या थी। आज की क्लास में हम बात करेंगे अल्पकालीन उत्पादन फलन की, दीर्घकालीन उत्पादन फलन की और उत्पत्ति के नियम कौन कौन से हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। ये तीनों जो मैंने क्लास से बनाई है इनको आप अच्छे से देखना। उसके बाद नेक्स्ट क्लास जो आ रही है वो है परिवर्तनशील अनुपातों का नियम। तो इनको अगर अच्छे से समझा होगा तो वो बहुत अच्छे से समझ में आएंगे। तो इन क्लासों को ज़रूर आप देखना। चलिए शुरू करते हैं। देखिए अल्पकालीन उत्पादन फलन। अल्पकालीन उत्पादन फलन, देखिए अल्पकालीन उत्पादन फलन क्या है। यह उत्पादन की मात्रा तथा उत्पादन के स्थिर व परिवर्तनशील साधन के मध्य तकनीकी संबंध को दर्शाता है। पहले तो अल्पकालीन, अल्पकालीन यानी कि थोड़े समय के लिए, अल्प समय के लिए, ठीक है। यह उत्पादन की मात्रा तथा उत्पादन के स्थिर व परिवर्तनशील साधन के मध्य तकनीकी संबंध को दर्शाता है। यानी कि इसके अंतर्गत क्या होता है, उत्पादन के अन्य साधनों को स्थिर रखकर किसी एक साधन में परिवर्तन के द्वारा उत्पादन पर प्रभाव को देखा जाता है। यानी कि अन्य साधन को स्थिर रखा जाता है और जो परिवर्तनशील साधन है उसी में ही परिवर्तन करके उत्पादन पर प्रभाव को देखा जाता है। और जो प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों ने इसका अध्ययन उत्पत्ति के नियम के अंतर्गत किया है, उत्पत्ति के नियम के अंतर्गत किया है। और जो आधुनिक अर्थशास्त्र है उन्होंने परिवर्तनशील अनुपातों के नियम के अंतर्गत इसका अध्ययन करते हैं। तो अल्पकालीन उत्पादन फलन को अगर हम गणितीय रूप में देखें तो Q बराबर एफ एल और या Q बराबर एफ एल के, यहाँ पर के ये स्थिर साधन लिया गया है। यहाँ पर L श्रम की मात्रा है, K पूंजी की मात्रा है, F फलन को दर्शा रहा है और Q उत्पादन की मात्रा है। ठीक है, इसके बाद में हम बात करते हैं नेक्स्ट दीर्घकालीन उत्पादन फलन। देखिए दीर्घकाल क्या होता है, बहुत लंबी समय अवधि होती है। तो दीर्घकाल में उत्पादन की मात्रा तथा सभी परिवर्तनशील साधनों के मध्य संबंध को दर्शाता है। दीर्घकालीन उत्पादन फलन उत्पादन की मात्रा तथा सभी परिवर्तनशील साधनों के मध्य संबंध को दर्शाता है। गणितीय रूप में देखें तो Q बराबर एफ एल के एन। ठीक है, तो दीर्घकाल में सभी साधन क्या होते हैं, परिवर्तनशील होते हैं। दीर्घकाल में सभी साधन परिवर्तनशील होते हैं और सभी साधन एक ही अनुपात में परिवर्तित किए जाते हैं। सभी साधन एक ही अनुपात में परिवर्तित किए जाते हैं। ठीक है, इसलिए इसे पैमाने के प्रतिफल भी कहा जाता है। हमारी जो नेक्स्ट क्लास होगी उनमें हम परिवर्तनशील अनुपातों का नियम और पैमाने के प्रतिफल का नियम, इन दोनों को बड़े अच्छे से पढ़ेंगे और मैं उम्मीद करूंगा कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आएंगे। इसके बाद में हम बात करते हैं उत्पत्ति के नियम या प्रतिफल के नियम। उत्पत्ति के नियम या प्रतिफल के नियम, पहले तो इसे समझिए कि उत्पत्ति के नियम और प्रतिफल के नियम है क्या। देखिए अल्पकाल में फर्म द्वारा उत्पादन के कुछ साधनों को स्थिर रखकर किसी एक साधन को परिवर्तित करने पर उत्पादन की मात्रा में जो परिवर्तन होता है उसे उत्पत्ति के नियम के नाम से जाना जाता है। क्या, अल्पकाल में फर्म द्वारा उत्पादन के कुछ साधनों को तो स्थिर रखा जाता है और जबकि एक साधन में परिवर्तन करने पर उत्पादन की मात्रा में जो परिवर्तन होता है, उत्पत्ति के कुछ साधनों को स्थिर रखा जाता है और परिवर्तनशील साधन में परिवर्तन करके उत्पादन की मात्रा में जो परिवर्तन होता है वह उत्पत्ति के नियम से जाना जाता है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये तीन प्रकार की हैं, उत्पत्ति वृद्धि नियम, उत्पत्ति समता नियम और उत्पत्ति ह्रास नियम। तो सबसे पहले देखिए उत्पत्ति वृद्धि नियम क्या है। देखिए उत्पादन जब एक समयावधि में उत्पादन के अन्य साधनों को स्थिर रखते हुए किसी एक साधन को जिस अनुपात में बढ़ाया जाता है तो कुल उत्पाद में उसी अनुपात में अधिक वृद्धि होती है। यानी कि एक समयावधि में, निश्चित समयावधि में उत्पादन के अन्य साधनों को स्थिर रखा जाता है और किसी एक साधन को जिस अनुपात में बढ़ाया जाता है तो कुल अनुपात में भी उसी अनुपात में वृद्धि होती है। जैसे यहाँ पर मान लीजिए कि हमने श्रमिक का, लेबर का हमने अनुपात बढ़ाया, मान लीजिए 5% हमने बढ़ाया, तो ये जो उत्पत्ति वृद्धि नियम है इसके अनुसार जो उत्पादन है उसमें मान लो कितना 8% की वृद्धि होगी, 8% की वृद्धि होगी।
यानी कि जिस अनुपात में किसी साधन को बढ़ाया, ठीक है, किसी एक साधन को जिस अनुपात में बढ़ाया, ठीक है, कुल उत्पाद में भी उसी अनुपात में अधिक वृद्धि होती है। यानी कि इसमें वृद्धि की, इसमें भी वृद्धि की, लेकिन जो उत्पादन में वृद्धि हुई वो इसकी तुलना में अधिक वृद्धि हुई, ठीक है। इसमें 5%, इसमें 8%। दिशा तो दोनों की एक ही है, दोनों बढ़ तो दोनों ही रही हैं, लेकिन जो अनुपात ज़्यादा है वो उत्पादन की मात्रा का ज़्यादा है, यानी कि इसमें ज़्यादा वृद्धि हुई। तो ये है उत्पत्ति वृद्धि नियम। तो इसमें देखिए आपने इसका वक्र ध्यान में रखना है, ठीक है। ये एमपी है और ये एपी है। इसके अंदर होता क्या है, दोनों में वृद्धि होती है। सीमांत, इसमें सीमांत उत्पादन में भी और औसत उत्पादन में वृद्धि तो दोनों में होती है, परंतु औसत उत्पादन की तुलना में सीमांत उत्पादन तेजी से बढ़ता है। औसत उत्पादन की तुलना में जो सीमांत उत्पादन है वो तेजी से बढ़ता है। और ये जो सीमांत उत्पादन का वक्र जो है वो औसत उत्पादन वक्र के ऊपर स्थित होता है। तो ये बात आप ध्यान में रखना, एग्जाम में पूछ सकता है कि जो वक्र दे देगा आपको और पूछ लेगा कि उत्पत्ति के कौन से नियम को दर्शा रहा है। तो आपने ध्यान में रखना है उत्पत्ति वृद्धि नियम में वक्र इस प्रकार के होंगे। इसके बाद में हम बात करते हैं नंबर 2 पर, उत्पत्ति समता नियम। उत्पत्ति समता नियम, इसके बाद में हम बात करते हैं उत्पत्ति समता नियम की। देखिए इस नियम के अनुसार क्या होता है, परिवर्तनशील साधनों में जिस अनुपात में वृद्धि की जाती है तो उत्पादन में भी उसी अनुपात में वृद्धि होती है। इसका मतलब क्या है कि परिवर्तनशील साधन है, ठीक है, अगर उनमें जिस अनुपात में वृद्धि की जाती है तो उत्पादन में भी उसी अनुपात में वृद्धि होगी। मान लीजिए हमने श्रम में परिवर्तन किया, श्रम में हमने 10% की वृद्धि की, हमने 10% की वृद्धि की, तो जो उत्पादन है उसमें भी कितनी होगी, 10% की वृद्धि होगी, ठीक है। ये है उत्पत्ति समता नियम, यानी कि जिस अनुपात में परिवर्तनशील साधनों में परिवर्तन किया जाता है उसी अनुपात में उत्पादन में भी परिवर्तन होता है, ठीक है। और इसमें आप ध्यान रखना कि जो इसका जो ये औसत उत्पादन और सीमांत उत्पादन का जो वक्र है वो क्षैतिज अक्ष के समान होता है, इसके समानांतर होता है। तो ये आप ध्यान में रखना, उत्पत्ति समता नियम के अंदर इसके वक्र का आपने ध्यान में रखना है। इसके बाद हम अंतिम बात करते हैं उत्पत्ति ह्रास नियम की। उत्पत्ति ह्रास नियम की जस्ट उल्टा हो जाएगा। इस नियम के अनुसार अल्पकाल में अन्य साधनों को स्थिर रखते हुए एक साधन को जिस अनुपात में बढ़ाया जाता है तो उत्पादन में वृद्धि उससे कम अनुपात में होती है। यानी कि अगर मान लीजिए श्रम के अंदर, अगर मान लीजिए हमने श्रम के अंदर 10% की वृद्धि की, 10% की वृद्धि की, तो जो उत्पादन है उत्पादन में 7% की वृद्धि हुई। उत्पादन में कितनी वृद्धि हुई, 7%। यानी कि जिस अनुपात में श्रम को बढ़ाया था, ठीक है, उस अनुपात में उत्पादन में वृद्धि नहीं हुई, उससे कम वृद्धि हुई है। जो हमने उत्पत्ति वृद्धि नियम पढ़ा था उसमें क्या था कि श्रम में अगर हमने 5% की वृद्धि की थी तो जो हमारा उत्पादन है उसमें 8% या 9% की वृद्धि हुई थी। तो वो तो है उत्पत्ति वृद्धि नियम, ठीक है। और समान अगर परिवर्तन हो तो वो उत्पत्ति समता नियम। अगर श्रम में हमने परिवर्तन किया 10% का, लेकिन जो उत्पादन में परिवर्तन कितना हुआ, 7% का, यानी कि जिस अनुपात में श्रम को बढ़ाया था उस अनुपात में उत्पादन में वृद्धि नहीं हुई, तो ये कंडीशन क्या कहलाएगी, उत्पत्ति ह्रास नियम कहलाएगी। और इसके अंतर्गत हमारा जो वक्र है वो आप ध्यान से देख लेना, जो औसत उत्पादन और सीमांत उत्पादन है दोनों गिरते हुए होंगे, लेकिन यहाँ पर औसत उत्पादन की तुलना में सीमांत उत्पादन अधिक तेजी से घटता है। उत्पत्ति वृद्धि नियम में तो ये बढ़ रहा था, लेकिन उत्पत्ति ह्रास नियम में ये क्या है, अधिक तेजी से घटता है, ठीक है। जस्ट उत्पत्ति वृद्धि नियम का ये उल्टा है, अपोजिट है। तो इसी के साथ आज की क्लास हमारी यहाँ समाप्त होती है। तीनों नियम हमने देख लिए हैं। अब नेक्स्ट क्लास जब हम अनुपातों के परिवर्तनशील अनुपातों का नियम और पैमाने के प्रतिफल का नियम हम जब पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएंगे। इन क्लासेस को आप पूरी ज़रूर देखना और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, वहाँ पर इन क्लासेस की आपको PDF भी मिलेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिए, और टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। थैंक यू।